हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योग्राफी का। वो है वाटर रिसोर्सेस। व्हाट इज़ वाटर रिसोर्सेस? व्हाट इज़ वाटर? H2O। और रिसोर्सेस जहाँ से हमें पानी मिलता है, ठीक है। पानी हमें कहाँ से मिलता है इस अर्थ पे, वो आज हम पढ़ेंगे। अगर आप जनरली देखोगे, अर्थ का फ़ोटो ही देख लो, वो नीला नीला दिख रहा है। थोड़ा सा लैंड है, 71% वाटर है। कितना वाटर है? 71% वाटर है। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। लेकिन इस 71% वाटर में 71% जो वाटर है, उसमें से 3% ऑफ द टोटल वाटर ही फ्रेश वाटर है। इनमें से सिर्फ 3% जो है वही क्या है? फ्रेश वाटर है, जो कि हम पी सकते हैं। यानी कि पूरा 71% हम पी नहीं सकते हैं, समझे? और वो भी उस 3% में से भी हम बहुत ही स्मॉल पोर्शन, उसी का स्मॉल पोर्शन हम यूज़ करते हैं ह्यूमन पर्पस के। यानी कि और ही कम, 3% भी हमने उससे भी कम। ठीक है, ह्यूमन पर्पस के लिए उसमें से भी कम परसेंट, क्योंकि उसका जो हर साल मतलब टेंशन, डिस्प्यूट ऑन शेयरिंग ऑफ कंट्रोल दिस स्कैर्स सोर्स या रिसोर्स, ये पानी के लिए भी लड़ाई हो रही है। इस वाले टॉपिक पे भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, बिटवीन कम्युनिटी, रीजन, स्टेट। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पानी इतना होने के बावजूद भी सिर्फ काफ़ी 0.something% ही हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस पानी को कंज़र्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना चाहिए, ताकि आगे का डेवलपमेंट अच्छा हो। ठीक है, यही सारी चीज़ें, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज ऑफ वाटर, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। अगर इंडिया की बात करो, 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, जो हो गए 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज एंड अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इंडिया कहाँ है? सेकंड स्टैंड करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। अब इंडिया इतने लोग हैं तो पानी उतना ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया में पानी मिलता है वो या तो बारिश के थ्रू मिलता है, या सरफेस वाटर के थ्रू मिलता है, या ग्राउंड वाटर के थ्रू मिलता है। ठीक है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है ये रिप्लेनिशेबल है, इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज़ ओनली दिस मच क्यूबिक मीटर। तो इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस ये जानने की ज़रूरत है कि जो रिसोर्स ऑफ वाटर या पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। सरफेस वाटर रिसोर्स, तो वाटर जो है सरफेस वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ये दो मेन तरीके हैं जिससे हमें इंडिया में, अगर वाटर रिसोर्सेज इंडिया की बात करें, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, दो तरीके से मिलता है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस एंड सरफेस वाटर रिसोर्स भी हैं एंड ग्राउंड वाटर। इन दोनों में ये डिफरेंस है। सरफेस वाटर तुम्हें ज़मीन के ऊपर मिलेगा, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो नीला नीला पानी होगा, पानी के लिए नीला बना दे, ठीक है, ये दोनों ज़मीन है। ठीक है, ठीक है। अब जो पानी ज़मीन के ऊपर दिखेगा वो होगा सरफेस वाटर, जो पानी ज़मीन के नीचे दिखेगा वो है ग्राउंड वाटर। अब बोलो, ज़मीन के ऊपर कौन सा पानी होता है, ज़मीन के नीचे कौन सा पानी होता है? जैसे रिवर्स, लेक, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ठीक है, हम ओशन की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ओशन का पानी हम पीते नहीं हैं। ठीक है, टैंक्स वगैरह, इनके पानी हम पीते हैं। और ग्राउंड वाटर में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? ग्राउंड वाटर में एग्जाम्पल बताइए। वेल्स है ना, बोरिंग, बोरिंग का पानी पीते हैं, वो ज़मीन के अंदर से आता है।
ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस आप लोग समझ चुके हैं कि वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में डिवाइड होता है। तो इसका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए कि वाटर दैट इज़ ऑन द अर्थ सरफेस सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और रिजर्वॉयर एक्सेट्रा इज नोन एज सरफेस वाटर रिसोर्स। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया है, डायरेक्टली डिफरेंस ही पढ़ लो आप तो, ठीक है। और ग्राउंड वाटर वाटर लोकेटेड बिलो द अर्थ सरफेस नोन एज ग्राउंड वाटर। स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो पोरस सॉइल और रॉक्स में ही स्टोर होता है, यानी कि जो एरिया एकदम पथरीला हो वहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो पत्थर पोरस नहीं है। पोरस यानी कि पानी को समा नहीं पा रहा है। जब पानी को समा ही नहीं पा, ग्राउंड के अंदर पानी कहाँ मिलेगा, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह। लेकिन साउथ वगैरह में आपको कुएँ बहुत मिलेंगे, कुएँ यानी कि वेल, ओके। सरफेस वाटर कैन डायरेक्टली बी यूज फॉर इरीगेशन, जनरली इज़ नीडेड टू बी ग्राउंड वाटर नीडेड। अभी इरीगेशन करना है तो हमें पंप आउट करना पड़ेगा, इरीगेशन करना है तो हमें पंप आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ इरीगेशन, वही हम टॉपिक अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 12 महीने पानी चाहिए, और 12 महीने तो पानी बारिश से तो मिलेगी नहीं ना, वैसे एक एरिया में 12 महीना पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए, जब बारिश वगैरह होती है ना, उस पानी को स्टोर कर लो। किस में, टैंक्स में स्टोर कर लो, कैनल्स में स्टोर कर लो, या फिर वेल्स हैं तो वेल्स में भी अच्छी तरीके से पानी अगर भर गया है तो उसको भी स्टोर कर लो। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप बाय आर्टिफिशियल मीन्स। नेचुरल तो बारिश वगैरह से होता है, लेकिन वो चीज़ स्टोर करो आर्टिफिशियल मीन्स से, फिर उसको बाद में सप्लाई करो किसको, क्रॉप्स को। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इरीगेशन, ओके। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप बाय आर्टिफिशियल मीन्स सच एज कैनल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज। अब हाँ, ये तो हुआ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ये तो हुआ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। लेकिन ये पानी आता कहाँ से, इसमें पानी हम भरेंगे किससे, इससे हम पानी भरेंगे एक पाइपलाइन कनेक्ट करके, या रिवर्स को या लेक से पानी ले लेंगे, पॉन्ड से या अंडरग्राउंड वाटर से इसको कनेक्शन करेंगे खेतों को, हाँ, या टैंक्स में भर के रख देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं हम इरीगेशन, ठीक है। ज़रूरी क्यों है इरीगेशन, क्योंकि 12 महीने पानी तो मिलता नहीं है, और वाटर इज़ द बेस्ट इनपुट फॉर एग्रीकल्चर। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप जो बेसिकली पानी पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इन द ग्राउंड। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉ दिस न्यूट्रियस वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर इज़ मस्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि अगर कमर्शलाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर को बड़े लेवल पे पहुंचाना है, तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए इरीगेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए इरीगेशन प्लेड अ मेजर रोल इन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक पीरियड था जहाँ पे खेती बाड़ी को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी कि हर कोई क्रॉप्स ग्रो करे। उसी टाइम पे बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको डीपली नहीं जाना है। नेक्स्ट, मैनी रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा हैव बिकम लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस बिकॉज ऑफ इरीगेशन। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, या विच इज़ द मोस्ट जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है वो स्टेट कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन राजस्थान, जो कि एक ड्राई एरिया है, और भी एरिड रीजन्स, एरिड मतलब ड्राई रीजन्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इरीगेशन। तो राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और इरीगेशन एक अच्छा फैसिलिटी है जिससे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट एरिया में भी। नीड फॉर इरीगेशन, सबसे पहली बात, क्यों ये ज़रूरी है इरीगेशन पूरे इंडिया में। अगर आप देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है। रेनफॉल तो कई एरिया में होता ही नहीं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश वगैरह देख लो, मानसून उतना नहीं होता है, तो रेनफॉल अनसर्टन है इंडिया में, ठीक है। नॉर्मल रेनफॉल जो है बहुत फ्लक्चुएशन से आएगा, तो भी फ्लक्चुएशंस पे आएगा, और सीज़न से सीज़न और ईयर टू ईयर इन क्वांटिटी, इंसिडेंस और ड्यूरेशन वेरी करेगा। इसीलिए एग्रीकल्चर इरीगेशन करना ज़रूरी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, आप लोगों को पता ही है, जितना 80% एनुअल रेनफॉल होता है वो जून टू सितंबर होता है। सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून उसको लाते हैं, वो भी कहाँ, साउथ में। नॉर्थ में ये बारिश मानसून नहीं होती है। मानसून उस टाइम पे जून जुलाई में, जब गोवा में वगैरह
या साउथ में बारिश होती है मुंबई वगैरह में, यहाँ पे तो फिर भी गर्मी रहती है। तो राजस्थान या पंजाब हरियाणा ये सब एरिड जोन है या ड्राई जोन है, तो यहाँ पे पानी की कमी रहती है। तो इस वजह से ये, क्योंकि ये जो है रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, ओके। जैसे वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड पे पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड नहीं मालूम अभी तक, तो मालूम होना चाहिए। ये एक माउंटेन है ना, यहाँ पे अगर क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स ऊपर ऊपर जाते रहते हैं क्योंकि विंड से ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पे तो बारिश दे देंगे। इसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन उसी माउंटेन का दूसरा हिस्सा, जैसे इस एरिया पे सूखा होगा, ड्राई होगा, बारिश नहीं होगी, तो इसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, जो सौराष्ट्र है, ये सब लीवर्ड साइड पे, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ जैसे सौराष्ट्र वगैरह, कच्छ रीजन, ओके, ये सारे जो है बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स, जैसे वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट की मैं बात कर रही हूँ माउंटेन, जो विंडवर्ड साइड होगा उनको बारिश होगी, जो नहीं होगा विंडवर्ड साइड पे, जैसे पुणे वगैरह लीवर्ड साइड पे पड़ता है, वहाँ पे कम बारिश होगी, तो वहाँ पे इरिगेशन करना पॉसिबिलिटी, मतलब करना ज़रूरी है क्योंकि रेनफॉल इनएडिक्वेट है, ठीक है। टू मीट क्रॉप रिक्वायरमेंट्स एंड सॉइल नीड्स, क्रॉप के रिक्वायरमेंट जैसे कि क्रॉप्स, जैसे कुछ क्रॉप्स, राइस, ये सब ना खारीफ क्रॉप्स हैं, राई, शुगर केन, जूट, इनको बारिश बहुत चाहिए, ठीक है। तो सैंडी सॉइल रिक्वायर फ्रिक्वेंट वाटर सप्लाई देन अलुवियल और ब्लैक सॉइल, ये भी एक रीज़न है। मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑब्वियसली ज़्यादा कमाने के लिए तो ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और लैंड का ज़्यादा चाहिए, और क्रॉप्स भी ज़्यादा चाहिए, और इरिगेशन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए टू गेट एफिशिएंट यूज़ ऑफ यूटिलाइजेबल फ्लो, मैनी ऑफ द इंडियन रिवर्स आर नॉट पेरेनियल। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स? इसका मतलब भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स क्या होते हैं। तो लेट अस सी। तो पेरेनियल रिवर्स वो होते हैं, तो मैं फ्रेश पेज पे बताती हूँ। ये एक ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज है जो आप हर किसी को पता होना चाहिए। पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। जो पेरेनियल रिवर्स होते हैं वो बारिश के ऊपर टिके रहते हैं, सॉरी जो वो है वो रिवर्स के ऊपर टिके रहते हैं, जैसे हिमालयन रिवर्स। ये जो है स्नो जो है 12 महीने गिरती रहती हैं, स्नो से ये रिवर भरता रहता है, इसीलिए इसको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। नॉन पेरेनियल रिवर्स जो साउथ इंडिया के रिवर्स है, साउथ इंडिया के रिवर्स हैं, वो रेन पे डिपेंड होती है, वो रेन पे डिपेंड होती है। तो यानी कि सिर्फ 6 महीने भरी रहेगी, यानी कि मैक्सिमम 4 to 6 मंथ्स इसमें पानी होगा। बाकी महीने क्या होगा? बाकी महीने तो पानी नहीं रहेगा, इसलिए नॉन पेरिनियल रिवर है। तो पेरिनियल रिवर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि 12 महीने पानी रहता है। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न रिवर, जो अभी मैं कह रही थी, 80 to 90% बारिश होती है 4 महीने के लिए, वही मैं बात कह रही थी। और इसीलिए वो क्या है, बाकी टाइम तो ड्राई रहता है ना, तो इसीलिए वो नॉन पेरिनियल रिवर्स है और वहाँ पे भी इरिगेशन की ज़रूरत बहुत है। टू सप्लीमेंट सप्लाई इवन इन गुड रेनफॉल एरियाज, अगर गुड रेनफॉल एरियाज है भी तो इरिगेशन जो है प्रोटेक्ट सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर अगेंस्ट ओकेशनल ड्रॉट। तो कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो उसके लिए भी पानी सेव करना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ऑफ इरिगेशन, मैंने अभी ये बात की थी, या सोर्सेज या मीन्स, कहाँ से इरिगेशन हमें पानी हमें कहाँ से कैसे हम सेव करें। तो वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू, कैनल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा करके ना ट्यूबवेल्स के थ्रू इंडिया में सेव किया जाता है। टैंक्स में थोड़ा परसेंटेज है, कैनल्स 26% है, अदर सोर्सेज इतना परसेंटेज है। यहाँ पे आप लोग ये मैप देख सकते हो, इंडिया में कैनल इरिगेशन जो पर्पल एरिया है वो कैनल इरिगेशन शो कर रहा है। टैंक जो है पिंक एरिया जो है वो टैंक इरिगेशन, ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये कुएं के हैं या वेल के लिए दर्शा रहे हैं, और ट्यूबवेल के लिए ये इस तरीके से ट्राइंगल। तो सबसे ज़्यादा आप लोग नोटिस करोगे ट्राइंगल है, ट्यूबवेल्स, ठीक है। अब 1 by 1 इसको पढ़ते हैं कि वेल्स क्या है, ट्यूबवेल्स क्या है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे। प्रिमिटिव मेथड, प्रिमिटिव एंड मॉडर्न मेथड्स का डिफरेंस पढ़ते हैं।
तो प्रिमिटिव मेथड्स जो होते हैं वो वेल्स, टैंक्स, इनंडेशन कैनल्स, ये हम पढ़ाएंगे, और दे कैन बी यूज टू इरीगेट स्मॉल एरिया। और जो मॉडर्न मेथड है ये कैनल, ट्यूबवेल और ड्रिप इरीगेशन शो कर मतलब यूज़ करते हैं, एंड दे कैन बी यूज टू इरीगेट लार्ज एरियाज। जो प्रिमिटिव मेथड्स होते हैं दे डोंट नीड मॉडर्न मशीनरी, ओके, टू बिल्ड और ऑपरेट। और मॉडर्न मेथड्स में मशीनरी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ये एक प्रिमिटिव मेथड है पर्शियन व्हील, जो मुग़लों के टाइम से यूज़ हो रहा है, इसी ने नाम पर्शियन व्हील पड़ा है। किस तरह पानी देखो कैसे रोटेट हो रहा था, ये एक मेथड है। वेल्स की बात करो तो वेल कौन नहीं जानता है, कुआं। तीन टाइप के इनफैक्ट वेल्स होते हैं। अब वेल जो होता है ना वो एक होल डग इन द ग्राउंड होता है ताकि सब सॉइल का पानी मिले, कैनल्स यूज टू बी द मोस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन 1960 तक, बट अब ट्यूबवेल से वो रिप्लेस हुए हैं। तो तीन टाइप के वेल्स होते हैं, अनलाइन वेल्स और कच्चा वेल्स। ये फार्मर्स अपने फील्ड के पास ऐसे खोद लेते हैं। ये लाइंड या ब्रिक से नहीं होते हैं, ऐसे एक होल होता है बस, उसी से पानी फार्मर्स लोग लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कच्चा वेल्स। ठीक है, ऐसे अगर अनलाइंड या कच्चा वेल बनाना है तो वहाँ पे पानी बहुत होना चाहिए उस एरिया पे, ओके। पानी निकालना चीप होना चाहिए। एरिया मस्ट बी अलुवियल फॉर्मेशन, देयर शुड बी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। लेकिन जो लाइंड वेल्स या पक्का वेल होते हैं ना, ये ब्रिक और स्टोन से किनारे किनारे, आप लोग ये फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो दिया नहीं है कच्चा पक्का वेल में, तो आप लोग पिक देख सकते हो पक्का वेल का भी इंटरनेट से। मोस्ट ऑफ द लाइंड एंड अनलाइंड वेल्स आर ड्रिवन बाय ऑक्स। लाइंड एंड अनलाइंड वेल्स आर सुटेबल टू द पुअर इंडियन कल्टिवेटर्स बिकॉज ऑफ देयर चीपनेस, सिंप्लिसिटी एंड देयर ईजी ऑपरेशन। तो वेल्स का एडवांटेज है क्या, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, लेकिन दे आर द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन। ठीक है, दे कैन बी डग एट एनी कन्वीनियंस प्लेस। अगर वाटर टेबल वहाँ पे हाई है तो कहीं भी हम खोद सकते हैं कुआं। दे आर इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड कैन बी यूज विद नेसेसिटी अराइजेज, यानी कि ये हमेशा के लिए रहते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि वो बहुत डीप इनफ नहीं होते हैं एंड पानी ड्राई भी हो सकता है। दे कैन इरीगेट ओनली अ स्मॉल एरिया। दे कैन बी डग विद द वाटर टेबल इज हाई, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। वाटर कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स विच मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर इरीगेशन, सो दे कैन वाटर ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड। तो मतलब ज़्यादा लैंड को नहीं है इरीगेट, लिमिटेड। लेकिन जो ट्यूबवेल होता है ना वो बहुत अंदर तक खोदा जाता है। इस तरीके से जो ट्यूबवेल होते हैं एकदम 15 मीटर डीप खोदा जाता है। हर खेत के पास ये आपको ट्यूबवेल दिखेंगे, ऐसा नो। तो वहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है 15 मीटर डीप से, और पंप के हेल्प से, इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से पानी को पंप किया जाता है, ओके। लेकिन ये जो ट्यूबवेल है ना हर इंडिया के हर पार्ट में नहीं, जहाँ जोग्राफिकल कंडीशन सूटेबल है इसके इंस्टॉलेशन के लिए वहीं पे ये हम कर सकते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर भी होना चाहिए। लेकिन ये ना 2 हेक्टर लैंड तक इरीगेट कर देता है, यानी कि काफ़ी लैंड इरीगेट ये कर सकता है, ऑर्डिनरी वेल से काफ़ी ज़्यादा। वाटर लेवल शुड बी नियरली 15 मीटर डीप, वरना वो नहीं हो पाएगा, ओके। कभी कभी तो 50 मीटर डीप भी होना चाहिए। और कॉस्ट ऑफ पंपिंग, पंप मेन है यहाँ पे, पंपिंग करने का इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, उसके लिए पैसा बहुत लगता है। देयर शुड बी रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, ताकि वो जो पंप करें हम कम इलेक्ट्रिसिटी में भी ज़्यादा खर्चा ना आए, तो फिर फ़ायदा क्या, महंगा ना पड़ जाएगा। द सॉइल इन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द ट्यूबवेल शुड बी फर्टाइल सो दैट देयर इज डिमांड फॉर इरीगेशन and cost involved in the construction and operation of the tube well can be recovered by the increased farm production। ठीक है, वेल इरिगेशन इन नॉर्थ इंडिया बहुत होता है। वाटर टेबल इज़ हाई क्योंकि गंगा प्लेन में वेल्स आर इजियर टू डिग ड्यू टू सॉफ्ट एलिवेल्स। पथरीली ज़मीन तो होती नहीं है नॉर्थ इंडिया में। एडिक्वेट रेनफॉल, कॉन्स्टेंट रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर और चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ अवेलेबल हो गई है। ठीक है, तो सेवरल एरियाज़ में आज तक पर्शियन व्हील यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने अभी फ़ोटो दिखाया था, जो ट्यूबवेल्स को रिप्लेस कर। तमिलनाडु में 11 लाख ट्यूबवेल्स हैं एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर इन द कंट्री, फॉलोड बाय, ये क्वेश्चन बन सकता है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। तमिलनाडु 11 लाख। उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी है। डिसएडवांटेज क्या है
क्योंकि अगर पावर का जो रेट ज़्यादा होगा तो पंप करना मुश्किल हो जाएगा, तो पावर चीप होना चाहिए, ओके, जो कि हर जगह नहीं मिलता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, उसको खोदने में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी हाई एज द फार्मर हैज़ टू पे फॉर इट। फार्मर बेचारे खुद ही गरीब है इंडिया में। ट्यूबवेल्स प्रोवाइड अश्योर्ड इरीगेशन, okay, which has changed the cropping pattern of many regions. Overuse of groundwater has lowered the water table in many states. Advantages तो ये है कि बहुत large area irrigate कर लेता है. They are reliable source of irrigation. They can irrigate fields throughout the year. They have played a major role in the green revolution. Okay, these are the main advantages. With the help of tube wells, some crops which used more irrigation or rainfall can be grown in low rainfall areas also. Example, rice cultivation in Punjab. भले पंजाब में ज़्यादा बारिश नहीं है, तब भी हम ट्यूबवेल की मदद से वहाँ पे जो राइस जो क्रॉप है, एक रबी क्रॉप है, तो सॉरी एक खरीफ क्रॉप है और उसको पानी बहुत लगता है, पानी बहुत लगता है। पंजाब में पानी इतना है नहीं, लेकिन इरिगेशन की मदद से, ट्यूबवेल की इरिगेशन से मदद से वहाँ पे क्रॉप्स, ये जो राइस वाला क्रॉप है, बहुत ग्रो हो रहा है, तो गिव रीज़न के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है कैनल्स। कैनल क्या होते हैं? देखो इस तरीके के कैनल्स बनते हैं, उसको कैनल्स बोलते हैं। किसी तरह देखो रिवर वाटर को ये एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है ना, कनेक्ट कर देता है डायरेक्ट फील्ड से, ठीक है। तो इस तरीके से कैनल्स, लेकिन खुदाई करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो जाता है। तो कैनल्स का आपको लोगों को पता होना ज़रूरी है कि कैनल्स दिखते कैसे हैं। तो ये हो गया कैनल्स के पिक्स। अब तो समझ में आया कि कैनल्स क्या होते हैं। अब ये होता क्या, डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, कैनल इरिगेशन सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। 25% जो है टोटल इरिगेटेड एरिया इज़ डन बाय कैनल। यहाँ के लिए जो कंडीशन चाहिए, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में होता है, साउथ में नहीं। लो रिलीफ एरिया, ज़्यादा पथरीला नहीं होना चाहिए, डीप फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो खुदाई कर पाओगे कैनल के। तुम मध्य प्रदेश साउथ में पत्थर बहुत है, वहाँ कैनल्स बनाना मुश्किल है, वहाँ पे वेल वगैरह चल जाएगा। और पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, अभी तो मैं समझाई थी, पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, पहाड़ी एरिया तो वहीं है ना। तो विच ओरिजिनेट थ्रू हिमालयन रेंजेस, वो कहाँ आपको साउथ में मिलेगा। इसीलिए जो नॉर्थ में अक्सर कैनल्स डग करते हैं, ताकि उसको पेरिनियल कैनल्स बना पाएँ, क्योंकि पेरिनियल कैनल थ्रू आउट द ईयर चलता है, क्योंकि पानी थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। ओके, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग सम form of barrage across the river. The barrage helps in maintaining a high level water on the upstream side. Hence the canals draw water throughout the area and irrigate large area. Inundation canals क्या होते हैं, ये ना डायरेक्टली पानी रिवर से ले लेते हैं बिना बैरेज या डैम के, ठीक है। सच कैनल्स जो है मोस्टली रेनी सीजन में हेल्प करते हैं। तो कहाँ पे हेल्प करेगा? साउथ इंडिया में, है ना। नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं काम करेगा, नॉर्थ इंडिया में तो रेनी सीजन है ही नहीं। ज्योग्राफी समझो अपना, ज्योग्राफी का अगर क्लाइमेट पता है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आ जाएगी। लेकिन जब फ्लड्स वगैरह चले जाते हैं, लेवल ऑफ रिवर फॉल हो जाता है, तब कैनल जो है ड्राई हो जाता है। यानी कि ये 12 महीना जो इनंडेशन कैनल जो है 12 महीना क्या भरे हुए नहीं रहते, क्योंकि वो पेरिनियल रिवर से नहीं आते, वो नॉन पेरिनियल रिवर्स आते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कैनल इरिगेशन ये है कि वो चीप सोर्स है, उसको इतनी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, नॉमिनल चार्ज है, पंप नहीं करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं भरना पड़ता है। और सबसे फेमस चैनल कौन सा है, कैनल कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनल, ओके, जो कि एक राजस्थान जैसे बैरन लैंड को भी ग्रीनरी दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वेरी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसएडवांटेज क्या है कैनल इरिगेशन? ज़्यादा इरिगेशन और इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओवर द ईयर्स हैज़ कॉज एनवायरमेंटल, अरे खुदाई करके हम पेड़ काट रहे हैं, है ना। हमें ज़मीन चाहिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ओके, तो हम पेड़ों को नहीं काटना चाहिए ना, उससे नुकसान होगा एनवायरनमेंट के लिए। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स भी हो रही है ज़्यादा इरिगेशन से, सीपेज हो रहा है, पुअर ड्रेनेज हो रहा है। कुछ एरियाज़ में कैनल्स हैव लेड राइज इन द वाटर टेबल, ओके। तो सैलिनिटी और सबमर्ज्ड ऑफ द लैंड, दे हैव ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग क्रॉप पैटर्न ऑफ सम रीजन्स। ज़बरदस्ती पानी तो मिल रहा है, कोई भी क्रॉप ग्रो कर ले, ऐसा नहीं होता है। वेज टू इम्प्रूव कैनल इरिगेशन बाय पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, ग्रिड सिस्टम शुड बी एनकरेज,
सब्सिडी ऑन कैनल वाटर शुड बी गिवन ओनली टू स्मॉल फार्मर। बड़े फार्मर्स को सब्सिडी क्यों दो, पहले से अमीर है। सब्सिडी देना यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा कॉस्ट जो है कम करना, उसको कहते हैं सब्सिडी। नेक्स्ट है टैंक इरिगेशन। टैंक तो पता ही है ना क्या होता है, वो भी दिखाएं आप लोगों को, पता है ना। हाँ, टैंक कंसिस्ट ऑफ वाटर स्टोरेज विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्शन अ स्मॉल बंड ऑफ अर्थ और स्टोन्स बिल्ट अक्रॉस अ स्ट्रीम। जो वाटर होता है impounded by bund is used for irrigation। तो अगर ये टैंक है, अगर ये टैंक बनी है तो उसके अगल बगल बंड इस तरीके से ना खुदाई होनी चाहिए पानी का, छोटा छोटा, है ना, ताकि पानी वहाँ से आ सके। ये देखो, कॉन्टूर बंड्स अराउंड पर्कुलेशन टैंक। तो इस तरीके से बंड्स बनना ज़रूरी है, इसी को बंड्स कहते हैं। समझ में आया? तो वाटर इम्पाउंडेड बाय द बंड इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, वहीं से बंड से वो इरिगेशन के लिए पन ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पज। सम टैंक्स आर बिल्ट पार्टली एज डगआउट्स एंड पार्टली बाय एनक्लोजिंग बंड्स। तो डगआउट्स कर लो या बंड्स बना लो। अभी मैंने बंड्स का फोटो दिखाया आपको। ठीक है, टैंक्स अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं, छोटे बड़े, डिपेंड है किस टाइप का इंडिविजुअल फार्मर है, ग्रुप ऑफ फार्मर है। 5 लाख बिग एंड 50 लाख स्मॉल टैंक्स भी इरीगेटिंग 2 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन आजकल टैंक इरिगेशन इतना नहीं चल रहा है, क्योंकि कैनल और वेल इरिगेशन भी ज़्यादा, मतलब वही पैटर्न में चल रहा है, तो वो ज़्यादा आसान है। जैसे कि इसको खुदाई करना मुश्किल होती है ना, क्योंकि डेक्कन प्लेटू, जैसे प्लेटो एरिया है मध्य प्रदेश वगैरह, ये डेक्कन प्लेटो एरिया में आता है। और थोड़ा नीचे जाओगे तो डेक्कन एरिया आता है, वहाँ पे ना बहुत पथरीली जगह है, तो वहाँ पे ना खुदाई वगैरह करना आसान नहीं है। और वहाँ पे पानी का भी पर्कुलेशन इतना नहीं है, क्योंकि रॉक इतना पोरस होते नहीं है, और ग्राउंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी। तो ये गिव रीज़न के लिए आ सकता है। देयर इज़ लिटल पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर ड्यू टू हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एंड ग्राउंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी इन डेक्कन प्लेटो एरिया। क्या क्वेश्चन आया है बहुत बार। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर सीजनल एंड ड्राई अप इन समर। मतलब डेक्कन प्लेटू में हम क्यों नहीं टैंक इरिगेशन कर सकते, इसका ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे रिवर्स जो है सीजनल होते हैं, पेरिनियल नहीं होते हैं, नॉन पेरिनियल होते हैं। और देर आर सेवरल स्ट्रीम्स विच फ्लो ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली, और बाकी टाइम तो ड्राई रहते हैं। द स्कैटर्ड नेचर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑल्सो फेवर टैंक इरिगेशन। टैंक्स आर ईजी एंड चीपर। मतलब यहाँ पे टैंक्स वाले चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा इरिगेशन नहीं चल पाता है, कैनल और वो सब। टैंक इरिगेशन चल जाता है क्योंकि ज़्यादा खुदाई नहीं लगती, बल्कि जब कैनल वगैरह उसमें ज़्यादा खुदाई लगती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप लोग नोट और करेक्ट कर दीजिए। एडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन, कि टैंक इरिगेशन की खुदाई ज़्यादा पैसे नहीं लगती, ओके, चीप है कंपेयर टू बाकी जो कैनल वगैरह है। दे अलाउ द मानसून वाटर टू बी स्टोर्ड एंड यूज लेटर। दे हेल्प टू रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ड्रॉबैक्स क्या है? दे आर नॉन पेरिनियल सोर्स ऑफ इरिगेशन, 12 महीने नहीं मिलेगा। लार्ज एरियाज ऑफ कल्टिवेबल लैंड ले लेते हैं टैंक्स। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम लार्ज एक्सपांस ऑफ शैलो वाटर एंड सिल्टिंग ऑफ टैंक बेड इज सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे स्प्रिंकल इरिगेशन दिखाया गया है। देखो, स्प्रिंकल इरिगेशन इस तरीके से खेतों में आप लोग ने देखा होगा, एक गोला वाला सा कुछ होता है, चारों तरफ पानी देता है घूम घूम के। ये एक ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, ये मेथड ऑफ इरिगेशन है जो बहुत यूज़ भी होते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में हर चारों तरफ पानी देखो होता है, नो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, सूटेबल टू ऑल टाइप्स एक्सेप्ट हैवी क्ले। यहाँ पे वाटर सेविंग भी होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में क्रॉप इरिगेशन इन्वॉल्विंग कंट्रोल डिलीवरी ऑफ वाटर, ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी गिरता है। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है? देखो, ये फ़ोटो देखिए आप लोग, बारिश हो रही है और छतों पे इस तरीके से पानी को कैचमेंट एरिया कहते हैं, यहाँ पे पानी सेव किया जाता है। वो जो पानी सेव किया जाता है वो हम पाइपलाइन के कनेक्ट करके उसको अपने कुएं में कनेक्ट कर देते हैं। वो पानी कुएं में चला जाता है, फिर आप लोग उसको बाद में यूज़ करने के लिए रख सकते हो। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर सच एज वॉट। 2 तरीके के स्ट्रक्चर आप पर्कुलेटिंग पिट्स, चेक डैम्स वगैरह। ठीक है, आप देखो कुएं में भी भेज सकते हो पानी, और वो
नीचे ज़मीन में, मतलब वहाँ से, हाँ, हैंड पाइप से भी आप वो पानी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पीपल हैव बीन यूजिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेथड सिंस टाइम इमेमोरियल। पीपल हैड डेप्थ नॉलेज अबाउट इट। तो बहुत सालों से ये चल रहा है। लेकिन कैसे हार्वेस्ट करते हैं, 2 वे है। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, पहला मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, और दूसरा है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग मतलब जो पानी सरफेस पे है उसको डायरेक्टली, जो भी पानी बह रहा है, ओके, जो बह रहा है, एक्सेस जो पानी हो रहा है या मेल्ट, स्नो मेल्ट से या कहीं से पानी आ रहा है, उसको हम हार्वेस्ट कर लें। दूसरा मेथड है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, जो यहाँ पे दिया है। रूफ़ के ऊपर जो पानी जमता है बारिश से, उसको हम पाइपलाइन के थ्रू कुएं में भेज के उसका एक रिजर्वोयर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये जो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग है, ये ऑब्वियसली रेन वाटर कैप्चर करते हैं फ्रॉम द रूफ कैचमेंट, तो इसको रूफ कैचमेंट बोलते हैं, एंड स्टोर्ड इन द रिजर्वोयर पाइपलाइन। समझ में आया? ये पानी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ये एक तरीका हुआ इरिगेशन का, है ना। रिजर्वोयर का भी काम करता है, ना सिर्फ हम क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट्स अ नाइस प्रैक्टिस, इजी प्रैक्टिस विच एवरी, इट्स ये नहीं कि इसके लिए बहुत बड़े बड़े खर्चा करना पड़ेगा। ये फ्यूचर यूज़ करने के लिए इसका मेन काम होता है। किसको नीड्स फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर, टू रिड्यूस द रन ऑफ विच चोक्स, टू अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स। रोड पे पानी बहने से अच्छा वो पानी को आप लोग कहीं जमा लो ना, बाद में जब सूखा बढ़ जाएगा वो पानी यूज़ कर सकते हो। बारिश तो 12 महीने होती नहीं, तो जो 6 महीने या 4 महीने बारिश हो रही है, जितना पानी वेस्ट जा रहा है उसको स्टोर कर लो, ताकि आगे चल के ग्राउंड वाटर भी बना रहे रिजर्वोयर की तरह। लेकिन ये पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है, हाँ, इसीलिए पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है कि गंदा पानी चला जाए। ये एक तरीका, मतलब डिसएडवांटेजेस मैं बता रही हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ तो मैंने अभी बताई है, सॉइल इरोजन रिड्यूस कर रहा है, या डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट, घर के भी पानी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि ये इतना पानी नहीं होता कि हम पूरे 12 महीने यूज़ करें। और रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, तो उनका नुकसान हो रहा है पंपिंग वाले का। प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी, हाँ ये एडवांटेजेस में आएगा। ये डिसएडवांटेजेस थी कि वो सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर रहा है। तो टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन कैन बी अ गुड पॉइंट एक्चुअली। अच्छा, ये भी गुड पॉइंट है, ये सारे गुड ही पॉइंट है, ये भी गुड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये नीड है, ये नीड्स है, ये ज़रूरत है हमारी, ये बाकी ज़रूरत है पूरी करें। और यहाँ पे ये एडवांटेजेस भी उसी, देखो दोनों पॉइंट्स आप लोग मिक्सअप कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी टू वाटर सप्लाई, रिड्यूसेस द कॉस्ट फॉर पंपिंग। इतना पंपिंग का लिए पैसा नहीं लगता है जितना कि बाकियों में लगता है ना, बाकी। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके, थ्रू, मतलब व्हेन रिचार्ज, क्योंकि पानी जो है भरते रहता है, ग्राउंड वाटर को अच्छा बनाते रहता है ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सिंपल विच कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई ईजी टू कंस्ट्रक्ट, यही तो मेन पॉइंट था मेरा। इजीली आप इसको बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हो। हम लोग ट्राई करो, ऊपर जाके छत के ऊपर पानी जमा लो, फिर उसको पाइपलाइन से कनेक्ट करो अपने ग्राउंड वाटर को या कुएँ को, अगर कुआँ है। साउथ इंडिया में बहुत होता है, घर घर में कुएँ मिलेंगे आपको, ये वाले मेथड से भी मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग लिख सकते हो। अब रही बात, ये सारी तो इरिगेशन की बात थी, अब पानी कंजर्वेशन की बात करते हैं। क्यों पानी को कंजर्व करें? क्योंकि जैसे मैंने कहा 70% पानी दुनिया में ज़रूर है, लेकिन उसमें से फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज हम उसको क्या यूज़ करते हैं? पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो 3% फ्रेश वाटर में भी 12 महीना हमें मिलता नहीं है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वाटर स्कैसिटी इज़ द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल। और एक टाइम आएगा, मुझे तो लग रहा है पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए है, क्योंकि पानी हम बेसिक इनपुट इन एग्रीकल्चर है कि नहीं, इतना उसको यूज़ कर रहे हैं कि ख़त्म ही कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मैनी रीजन ऑफ अ कंट्री आर फेसिंग वाटर स्कैसिटी। वाटर स्कैसिटी का मतलब है वाटर की कमी। तो वाटर टेबल्स जो है वो गिर रहे हैं फार्मिंग रीजन्स में और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और यहाँ तक कि
including China plain, which produces nearly 1/3 of China's grain harvest. In Punjab, which is India's bread basket, which is India's bread basket, पंजाब. ठीक है, बहुत सारे रोटी वगैरह मतलब जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वहाँ से आते हैं. एंड इन द US इज़ द US सदर्न ग्रेट प्लेन अ लीडिंग ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन. तो यहाँ सारे जगहों पे वाटर टेबल कम पड़ रहा है, पानी की कमी पड़ रही है. जब वाटर टेबल ही नहीं है तो क्या ग्राउंड वाटर से तुम क्या लोगे. तो चेक डैम्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो हमें जो डैम्स हम बना रहे हैं, डैम्स का फ़ोटो यहाँ पे दिया है. तो ये चेक डैम्स होते हैं ना, ये स्मॉल बैरियर्स बिल्ट अक्रॉस डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड शैलो रिवर्स एंड ट्रे फॉर द पर्पस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. डैम्स क्या करते हैं, पानी को रोक के उसको जमा करते हैं ना. तो कंपेयर्ड विद लार्ज स्केल हाई टेक्निक अप्रोच वाटर मैनेजमेंट, चेक डैम्स अपीयर टू बी मोर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ये भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं. चेक डैम्स डू नॉट सबमर्ज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और ऑल्टर रिवर कोर्स. लेकिन जो बड़े बड़े डैम्स है ना, पानी के रिवर का कोर्स ही बदल दे देते हैं, वो गलत है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड टैंक इरिगेशन भी अच्छा मेथड है, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो. ये पॉइंट्स अभी ख़त्म नहीं है कि वाटर स्कैसिटी का कंजर्वेशन कैसे करें. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड पोल्यूशन इज़ मेकिंग वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन. ये सुनो, तो इसीलिए ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर ऑन अवेलेबल वाटर रिसोर्स. तो इंक्रीज डिमांड फॉर फ्रेश वाटर इज़ ऑगमेंटिंग, यानी कि बढ़ रहा है प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हर कोई अच्छा पानी चाहता है. तो एनवायरनमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है ना, खुदाई होती जा रही है, अच्छा पानी हो अच्छा पानी हो. तो यहाँ तक कि हम एनवायरनमेंट की जो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब एग्रीकल्चरल पार्ट, फौना मतलब एनिमल वाला पार्ट को हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं. सारी स्पीशीज़ को हम फिश स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना. रिसेंटली UN रिपोर्टेड दैट द वर्ल्ड लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर एंड ड्विंडलिंग फास्ट, ख़त्म हो रहा है, पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ. ख़राब भी हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट. तो इसीलिए ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो. ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर.